गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक अगेन फॉर द न्यू वीडियो। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जैसे कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये आपके बिजनेस स्टडीज़ के सब्जेक्ट में है और टर्म 2 में आने वाला है। दिस वीडियो इज़ फॉर ऑल द स्टूडेंट्स हु आर अपेयरिंग फॉर द 12th बोर्ड एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इसका नाम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इसमें कुछ टॉपिक्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंशियल डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग, कैपिटल स्ट्रक्चर, फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। तो ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट्स क्या है, ये टर्म्स क्या है, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड this in this video, but this video will be made in parts. So first I will discuss about the meaning and the objectives of financial management, and after that in the next video other two topics and other two topics. Okay, so let's begin. तो पहला जो टॉपिक आता है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के मीनिंग के साथ शुरू होता है। व्हाट इज़ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? आसान भाषा में जैसे कि समझो आपके घर में जो भी पर्सन काम करते हैं, आपके मॉम या आपके डैड या दोनों ही, ठीक है, एंड समझो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम अर्न करते हैं, ठीक है, जो कि उन्हें पूरे मंथ प्रॉपरली यूटिलाइज़ करना है, जिसमें वो अपने एक्सपेंसेस भी बियर कर लें, सेव भी कर लें और इन्वेस्टमेंट भी कर लें। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। क्योंकि आपको भी पता है एक नॉर्मल के अमाउंट से आप कोई बंगला नहीं बना सकते, या कहीं आप अपने जो भी पर्सनल नीड्स है उसे सेटिस्फाई नहीं कर सकते। उसे सेटिस्फाई करने के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, सेव करना पड़ेगा, बचाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तभी आ पाएगा जब आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट आएगा, पता चलेगा कि कैसे फाइनेंस को प्रॉपरली मैनेज किया जाता है। सो इन द टर्म्स ऑफ बिजनेस, financial management is concerned with efficient acquisition and allocation of funds. ठीक है, acquisition इकट्ठा करना and allocation मतलब उसको लगाना। ठीक है, ऐसे जगह पे जहाँ से 2 गुना कमा के आ सके। Okay, in other words, financial management is concerned with the flow of funds and involves decision related to procurement of funds, investment of funds in the long term and short term assets, and distribution of earnings to the owners. Distribution of earning to the owners मतलब क्या? क्योंकि कंपनी में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पैसे लगाते हैं, तो उनको भी तो पैसा चाहिए, डिविडेंड चाहिए, तो वो तभी आप दे पाओगे जब आपको प्रॉपर वे पता चलेगा, प्रॉपर तरीका पता रहेगा, तभी आप अपनी कंपनी को एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर्स टू एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस। एफिशिएंट, बड़े आसानी से पैसे इकट्ठे कर लिए, बड़े आसानी से उसको यूटिलाइज़ किया और बड़े आसानी से उसको डिस्ट्रीब्यूट करके जो भी अपना काम था वो पूरा कर लिया और उसमें से प्रॉफिट भी निकाल लिया। ठीक है, मतलब इन द सेंस हर एक चीज़ों को मैनेज कर लिया। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ठीक है, आप इस पूरे टॉपिक से गो थ्रू कर सकते हैं, इसके मीनिंग को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, कि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट को कहते क्या हैं। उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहाँ पे कुछ कॉमन डेफिनेशंस दिया है। तो बहुत सारे डेफिनेशंस है, बहुत सारे आपको इस टर्म्स के डेफिनेशन मिलेंगे, बट आप कोई भी एक पढ़ सकते हो। अब जाहिर सी बात है कोई 10 लाइन का डेफिनेशन तो याद नहीं करेगा, सो यू कैन रीड द डेफिनेशन ऑफ हार्वर्ड एंड अपटन। ओके, सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। लेट्स मूव फर्दर। Sorry, actually I'm learning, so हो जाता, कोई बात नहीं। ठीक, हाँ, सो नेक्स्ट जो टॉपिक है, व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? व्हाट इज द रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट? अब यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ योर ओन फैमिली, ऑफ योर ओन सेल्फ, कि भैया आपके ज़िंदगी में पैसा क्या काम करता है। अगर आपके ज़िंदगी में पैसा बहुत पड़ा हुआ है, ठीक है, और उसको आप मैनेज ना करो तो क्या होगा, क्या हो सकता है। ठीक है, सो रोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज अ हीरो इन अ पिक्चर
बिकॉज इट हेल्प्स इन कंडक्टिंग ऑल द एक्टिविटीज़ इन अ स्मूथ वे। जैसे कि अगर मुझे एक पिक्चर भी बनानी है और उसमें मैं पैसे पूरा हीरो को ही दे दूंगा, बाकी सबको मैनेज ही नहीं करूंगा, तो बाकी लोग काम ही कहाँ करेंगे, ठीक है। तो सबको देना पड़ेगा पैसा, बिकॉज सबने पैसा लगाया उस पर, सबका इन्वेस्टमेंट है, सबने कंट्रीब्यूशन दिया। सो इन द सेम वे इन द कंपनी ऑल्सो यू हैव टू प्रॉपरली मैनेज द अमाउंट। ओके, नाउ व्हाट आर द रूल्स? पहला, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जैसे कि आपके पिताजी के पिताजी ने एक घर लिया, उनके 2 बच्चे हुए और वो 2 बच्चे उसी घर में रहने लग गए। अब उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं किया और उस एक घर में खुद रहे और उनकी भी फैमिली बड़ी हुई, फिर उनके भी 2 बच्चे हुए। अब ऐसे करते करते पूरी फैमिली ट्री बन गई और घर तो एक ही है, तो पता चला आधे लोग घर के बाहर रहने लग गए। तो ऐसा मतलब पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसमें वो फैमिली क्या करती है? थोड़ी सी सेविंग करती है, थोड़ी सी बचत करती है, थोड़ा सा यूटिलाइजेशन प्रॉपर करते हैं ताकि पैसे को डबल कर सके, और फिर एक नया घर लेता है, ठीक है। सो इट बिकम्स अ फिक्स्ड एसेट्स, समझो। तो वैसे ही कंपनी को भी अगर प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट करेंगे तो दे कैन कंपोज एंड इंक्रीज द साइज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, जो कि कंपनी के लिए क्या होता है? बेनिफिशियल, ठीक है। जितने एसेट्स बढ़ेंगे उतना ही कंपनी को ईजी रहता है, ठीक है, फॉर कंडक्टिंग एनी टाइप ऑफ एक्टिविटीज। समझो मेरा ही खुद का कहीं पे ज़मीन पड़ा हुआ है, ठीक है, मैंने किसी को दे दिया काम करने के लिए, तो उस पर कुछ अमाउंट तो मुझे मिलेगा ना, ठीक है। तो वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ इनकम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। तो बिजनेस में भी फिक्स्ड एसेट्स बढ़ाने के लिए, उसको कंपोज करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। सेकेंड पॉइंट, अमाउंट एंड कॉम्पोजिशन ऑफ करेंट एसेट, ठीक है। व्हाट इज करेंट एसेट्स? करेंट एसेट्स आर द एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड, ठीक है, फ्रिक्वेंटली इन कैश और इन अदर फैक्टर्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पे अगर मेरे पास पैसा होगा तभी तो मैं करेंट एसेट्स बना के रखूँगा, तभी तो मेरे पास पैसे बचे रहेंगे, और रहेगा ही नहीं तो मैं क्या कर पाऊँगा? फॉर एग्जांपल वी टेक बिल रिसीवेबल और इन्वेंटरीज। स्टॉक्स क्या होता है? एक पड़ा हुआ एसेट ही है जिसको मैं बेचूंगा और पैसे आ जाएंगे, ठीक है। सो इफ़ वी हैव अ प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट वी कैन मेंटेन अ प्रॉपर अमाउंट ऑफ करेंट एसेट्स। ओके, थर्ड इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स। व्हाट इज लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड? वो पैसे जो हम ज़्यादा समय के लिए या कम समय के लिए लेते हैं। ज़्यादा समय के लिए ज़्यादातर हम कौन से क्यों लेते हैं? ताकि एसेट्स खरीद सके, ठीक है, बड़ी मशीनरीज खरीद सके जिसका हम अमाउंट आराम से पे कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म फंड्स में नॉर्मल एक्सपेंसेस होता है, जिसमें अगर हमारे पास थोड़ा पैसे का अगर शॉर्टेज हो गया, ठीक है, तो हम कहीं और से लेके उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कंपनी का फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्ट्रांग है तो ये दोनों ही फंड्स आपके कंपनी से जनरेट हो सकता है। आपको किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फंड्स कैन ऑल्सो बी अरेंज थ्रू अ प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ओके, द फोर्थ पॉइंट इज व्हाट? ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इनटू डेब्ट इक्विटी। ओके, मतलब डेब्ट इक्विटी क्या होता है? डेब्ट क्या है? वो पैसा जो उधारी वाला होता है। इक्विटी क्या है? वो पैसा जो ओनर्स फंड होता है। डेब्ट में हमें पैसा देना पड़ेगा, इक्विटी में हमें उतना रिस्क नहीं रहता बिकॉज देयर इज एन ऑप्शन। Okay, so firm can raise long-term debts by issuing equity shares as well as by issuing debenture and other borrowed fund securities. Financial management helps in fixing this ratio. अगर हमारे पास प्रॉपर मैनेजमेंट होगा फाइनेंस का, सो वी कैन मेंटेन द बैलेंस ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। क्योंकि अगर डेब्ट ज़्यादा हो गया तो वो भी कहीं ना तो कहीं हमें इफेक्ट करेगा, बिकॉज वी हैव टू पे अ रेगुलर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू दैट पर्सन। इक्विटी में उतना नहीं, समझा? सो इट प्लेज अ ब्रेकअप ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग इन डेब्ट एंड इक्विटी। फिफ्थ पॉइंट इज व्हाट? ऑल आइटम्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. All the items of profit and loss account are affected by decision of financial management. Generally, items related to expenses and revenue are recorded in profit and loss. आपको ही पता है प्रॉफिट लॉस के 2 साइड होते हैं, एक एक्सपेंस साइड और एक इनकम साइड, ठीक है। इफ वी पे मोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन,
इट विल इंक्रीज एक्सपेंसेस। हम जितना इंटरेस्ट भरते जाएंगे, डेप्रिसिएशन होते जाएगा, उतना हमारा खर्चा बढ़ते जाएगा, और वो किसको इफेक्ट करेगा? प्रॉफिट एंड लॉस को। ओके, सो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। ठीक है, सो दिस आर द 5 पॉइंट्स। Okay, first is size and composition of fixed assets. Second is amount and composition of current assets. Third point is amount of long term and short term funds. Fourth is breakup of long term financing into debt and equity. And fifth is all items in profit and loss account. Profit and loss account. Okay, so this is the role of financial management. This is the role of financial management. Next topic we are going to discuss is objective of financial management. Why it is so important? We should know about this. For example, buying a branded shoes or a t-shirt is why important than unbranded shoes or t-shirt, because there is quality difference. In the same manner, why financial management play an important objective, it can be treated as important objective of why financial management, or what are the objectives of financial management, why you do financial management, उसके पीछे का पर्पस क्या होता है, कारण क्या होता है। एक्चुअली मैं थोड़ा बह गया था भावनाओं में, सो सॉरी फॉर दैट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज डन। जैसे कि इफ एनी ब्रांड इज लॉन्चिंग इट्स प्रोडक्ट, सो व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस ब्रांड, because there are variety of brands in our society, in our surrounding. We can take any type of brands, but why would buy that type of only brand? Okay, because they also have some objectives which they want to give to the customer, and if customer likes, he will take for it. Okay, so what are the objectives of financial management? The main and foremost objective of financial management is to maximize the wealth of equity shareholder. क्योंकि भैया ये एक ऐसा जरिया है जहाँ से आप पैसे ही पैसे इकट्ठा कर सकते हो, लेकिन अगर आप उनको प्रॉपर टाइम पे या प्रॉपर डिविडेंड या प्रॉपर जो शेयर्स वैल्यू होता है उसको अगर नहीं इंक्रीज करेंगे, देन देयर कॉन्फिडेंस कम्स डाउनवर्ड, जिसमें वो अपने पैसे निकालना शुरू कर देता है और आपको छोड़कर चले जाते हैं। तो अगर ऐसा नहीं करना है तो यू हैव टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। द फाइनेंशियल मैनेजमेंट मैनेजर इन अ कंपनी मेक्स डिसीजन फॉर द ओनर्स, दैट इज द शेयर होल्डर ऑफ द फर्म। ही मस्ट टेक सच डिसीजन which will ultimately prove gainful from the point of view of shareholder, and shareholder gain only when the price of their share increase in the market. जैसे कि फॉर सो एंड सो कंपनी का मैंने एक शेयर खरीदा, अब मैंने क्या सोच के शेयर खरीदा कि भैया आज 10 रुपये का तो कल 100 रुपये का बिकेगा, तो 90 रुपये का प्रॉफिट, ठीक है, तो ऐसे में तो मैं कमा लूँगा। तो वो सोच के कोई भी पर्सन इन्वेस्टमेंट करता है कंपनी पे। अब कंपनी अगर उस पैसे का प्रॉपर यूज़ नहीं करके अपनी कंपनी का हालत ख़राब करते जाएगा तो कौन उसके ऊपर पैसा लगाएगा? कोई भी नहीं। ओके, सो यहाँ पे मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर तभी हो पाएगा व्हेन द वैल्यू ऑफ शेयर इंक्रीज इन द मार्केट। सो फाइनेंशियल डिसीजन विच रिजल्ट इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ शेयर इज कंसिडर्ड वेरी एफिशिएंट डिसीजन। आपने बहुत बार इंस्टा पे, फेसबुक पे, अलग अलग चैनल्स पे देखा होगा कि सो एंड सो कंपनी पे इसने इतना पैसा लगा दिया, इसके पास इतने नेटवर्थ हो गए। क्यों ये सब दिखाया जाता है? ताकि शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट कर सकें, ठीक है, ताकि वो लोग इन्वेस्टमेंट करें। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्लेस अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मैक्सिमाइजिंग द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। On other hand, the financial decision which brings fall in the value of equity share is considered poor decision. नॉर्मल सी बात है, कोई भी शेयर वैल्यू अगर गिरते जाएगा तो no one will invest on that company। ठीक है, तो फर्स्ट जो ऑब्जेक्टिव था वो आपको समझ में आ गया, द वेल्थ ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। उसके बाद है
This objective of maximizing the wealth of equity share automatically fulfills many other objectives. इस एक objectives के साथ बाकी सारे objectives fulfill होते हैं, चाहे वो supplier के हो, employee के हो, lenders के हो, creditor के हो या किसी के भी, क्योंकि जब कंपनी कमाती है तो वो बहुत लोगों का पेट भरती है. वो सिर्फ शेयर होल्डर्स नहीं होते हैं जो डिविडेंड्स कमाते हैं. एक एम्प्लॉय भी होता है जो प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की वजह से उसकी सैलरी बढ़ाई जाती है. ठीक है, उसको एक प्रॉपर स्टैंडर्ड दिया जाता है. मैनी थिंग कैन बी हैपन. देयरफॉर इफ द शेयर होल्डर आर गेनिंग, इट ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज दैट ऑल अदर क्लेमेंट्स आर ऑल्सो गेनिंग. मतलब अगर एक का फ़ायदा हो रहा है तो यहाँ पे बाकी सबका भी क्या होता है, फ़ायदा होता है, बेनिफिट होता है. सो दिस इज नोन एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इसके आगे भी कुछ है, वो भी देख लिया जाए. The objective of increase in the value of equity share does not mean the finance manager should involve in manipulative activities to bring the rise in price. The rise in price must come up with the growth of the firm, with the increase in profit of the firm and with the satisfaction of all the parties associated with the companies. अगर ये सब खुश नहीं होंगे तो भैया पैसा कहाँ से आएगा? पैसा ना ही आएगा तो काम कैसे चलेगा? ना ही चलेगा. तो there should be proper work, and proper work can be done only when there is proper financial management. Okay, with the objective of wealth maximization of equity shareholder, following objectives automatically get achieved: profit maximization, maintenance of liquidity, proper utilization of funds, and the fourth is meetings of financial commitments with the creditors. Okay, so these are the objectives of फाइनेंशियल मैनेजमेंट. पहले जो हमने पढ़ा था वो मीनिंग था, द सेकेंड वॉज रोल एंड द थर्ड वॉज ऑब्जेक्टिव्स. आज के लिए इतना ही, बाकी का जो वीडियो है वो कल आएगा. सो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और डू वॉट एवर यू वांट टू डू.